प्यारे साथियों, आप सभी लोग का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम पाठ योजना एवं शिक्षण सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो सी टेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और बीएड एवं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर एवं सेकंड सेमेस्टर में 10 से 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9807 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। आइए अभ्यर्थियों, अब हम पाठ योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पाठ योजना होता क्या है कि कक्षा में सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण के लिए पाठ योजना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह, देखिए अभ्यास प्रश्न बनेगा आपका, क्योंकि यह शिक्षण उद्देश्य को निर्धारित करता है। पाठ योजना क्या करता है? शिक्षण उद्देश्य को निर्धारित करता है। अब देखिए आगे, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पाठ योजना में अध्यापक ही केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ से क्या बनेगा आपका कि पाठ योजना के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक बोला जाएगा केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, पाठ योजना से संबंधित उपागम J.F. हर्बर्ट महोदय ने दिया था। आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपका कि पाठ योजना से संबंधित उपागम किसने दिया था? तो पाठ योजना संबंधित उपागम J.F. हर्बर्ट महोदय ने दिया था। देखिए, J.F. हर्बर्ट महोदय ने आपके 5 सोपान दिए थे। अब देखिए, ये 5 सोपान के बारे में लोग अध्ययन करेंगे। पहला आपका होता है तैयारी अवस्था, दूसरा आपका होता है प्रस्तुतिकरण आपका, तीसरा आपका तुलना, चौथा सामान्यीकरण, पांचवा आपका इसमें होगा मूल्यांकन। अब देखिए, आपका तैयारी अवस्था के क्या होता है? तो तैयारी अवस्था में अध्यापक बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानकर, प्रश्न पूछकर या कहानी सुनाकर या प्रयोग करके या चार्ट पेपर के द्वारा या मॉडल को दिखा करके उनको नवीन ज्ञान के लिए क्या करता है? कक्षा में प्रोत्साहित करता है। मतलब कि चार्ट पेपर के द्वारा या कहानी सुना करके या मॉडल को प्रस्तुत करके या उनसे प्रश्न पूछ करके बच्चों को आप क्या करोगे? वहाँ पे प्रोत्साहित कर दोगे, जिससे कि बच्चा ये समझ में आएगा कि अब हमको आज कुछ नया सीखना है, इसलिए वो सीखने के लिए वह उत्तेजित रहेगा या उत्साहित रहेगा। देखिए, दूसरा आपका जो होता है, दूसरा आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है रिप्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। देखिए, प्रस्तुतिकरण में होता क्या है कि शिक्षक निरीक्षण द्वारा, तथ्य एवं आंकड़ों के अवलोकन द्वारा नवीन ज्ञान से संबंधित जो उसको पढ़ाना है, तो जो पढ़ाना है या जो उसको सिखाना है, तो वो आपका वो नवीन ज्ञान हो जाता है। तो नवीन ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर इन तथ्यों के मध्य संबंध स्थापित करके नवीन ज्ञान को वो प्रस्तुत करता है। जो उसको सिखाना है क्लास में, उससे संबंधित आगे वो प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछ करके उन प्रश्नों से संबंध स्थापित करके वह नवीन ज्ञान जो सिखाना उसको, वो आपको वहाँ पे प्रस्तुत करता है। तीसरा आपका होता है तुलना। देखिए, तुलना में क्या होगा कि इसमें प्राप्त ज्ञान को सामान्य परिस्थितियों में रखकर अस्थायी बनाया जाता है। चौथा आपका होगा सामान्यीकरण। यह भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सामान्यीकरण में, कि देखिए सामान्यीकरण में शिक्षक आगमन और निगमन विधि का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा छात्र को सक्रिय रूप से भागीदार बनाता है, कि छात्र उसमें पूर्ण रूप से सक्रिय रहे। जैसे आप कोई प्रश्न पूछ दिए और या कोई उदाहरण दे दिए जिसके माध्यम से बालक क्लास में एकदम एक्टिव हो गया, तो यही आपका सामान्यीकरण होता है। पांचवा आपका होता है मूल्यांकन। देखिए, अध्यापन करने के पश्चात मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका मूल्यांकन इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है। देखिए, मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक को यह जानने में सहायता मिलती है कि छात्र ने ज्ञान को या जो आपने सिखाया है वह किस सीमा तक सीखा है। यह हमारा होता है मूल्यांकन। इससे हमको पता चल जाता है कि हमको आगामी क्लास में किस प्रकार से तैयारी करना पड़ेगा और तैयारी करके बच्चों को सिखाना पड़ेगा, पठन पाठन कार्य हमको
लाना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद हमारा हो जाता है शिक्षण सूत्र। देखिए यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखिए शिक्षण सूत्र आपके कई आपके हैं, जो हमने लगभग 9 लिए हैं, जो आपके मेन थे उसको हमने ले लिया। देखिए अब शिक्षण सूत्र में आपको क्या करना है, बच्चे को सिखाना है। तो सिखाने के लिए या अब आप सिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। अब सीखना ही क्या कहलाता है, हमारा लर्निंग कहलाता है, जिसको यूपी बोर्ड वाले समझ नहीं पाते हैं। यूपी बोर्ड वाले अधिगम उनके लिए बड़ा कठिन वर्ड हो जाता है, जो सी-टेट में लगभग प्रश्न को हम लोग गलत करके आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अधिगम आप दिया हो प्रश्न में, तो आप उसका अंग्रेजी वर्ड बगल में उसके साइड में क्वेश्चन दिया रहता है इंग्लिश में, उसको आप देख सकते हैं। इससे आप आसानी समझ लेंगे कि लर्निंग मतलब आपका क्या होगा, सीखना होता है। अब देखिए कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए ये कौन बनाएगा प्रभावशाली, एक अध्यापक। तो अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए या सफल बनाने के लिए शिक्षण सिद्धांत के साथ साथ आपको शिक्षण सूत्र का भी प्रयोग करना पड़ेगा। ये ना हो कि सिर्फ आप सिद्धांत का फॉलो कर रहे हैं और आप शिक्षण सूत्र का ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो अब देखिए ये शिक्षण सूत्र आपके कौन कौन से हैं। अब देखिए इसमें आपका होगा, पहला आपका होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, तीसरा होता है सरल से जटिल की ओर, चौथा आपका होता है पूर्ण से अंश की ओर, पांचवा आपका होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, छठवां आपका होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब देखिए इस आपके जो एग्ज़ाम में जो होते हैं वह आपके ये 6 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, लेकिन इन 6 ऑप्शन में होगा क्या आपका कि 2 ऑप्शन दे देगा आपको, ये 2 को 4 बना देगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर या अज्ञात से ज्ञात की ओर। अब इनमें से बहुत लोग आप लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि ज्ञात से अज्ञात होगा कि अज्ञात से ज्ञात होगा। वैसे ही आपका मूर्त से अमूर्त की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अ वाला शब्द हमारा पीछे आएगा और बिना अ वाला जो शब्द होगा वो हमारा आगे आएगा। अभी तक ये हमारे कितने थे, पूरे 6 में लगभग मिलेंगे आपको। बस इसमें एक आपका होगा जो निश्चित से अनिश्चित वाला, ये आपका इसमें क्या है, अपवाद है। नहीं तो हम लोग का ट्रिक क्या काम करेगा इसमें कि जो अ जिसमें लगा होगा वह बाद में आएगा और जिसमें अ नहीं लगा होगा हमारा पहले आएगा, मतलब ज्ञात से अज्ञात। तो ज्ञात में अ नहीं लगाते पहले आ गया, अज्ञात हमारा बाद में आएगा। इसे मूर्त से अमूर्त, तो मूर्त में अ नहीं लगाते हमारा पहले आ जाएगा, अमूर्त आपका बाद में आएगा। इससे आप आसानी से टिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका इसमें हमारा पहला आपका होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए इसमें होगा क्या आपका कि शिक्षार्थी को अधिगम कराने से पूर्व या पाठ को आरंभ करने से पूर्व शिक्षार्थी को आपको उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना होगा, या नवीन ज्ञान दिया जाता है कि बच्चे को जो उसको ज्ञात है वो आपका क्या, उसका पूर्व ज्ञान है। आप जो अब उस ज्ञान के आधार पर आपने क्या किया, नया उसको कोई पाठ आरंभ किया या नया कुछ सिखाने के लिए आपने उन्हें उत्साहित किए या नया कुछ सिखाया, तो हमारा हो जाएगा अज्ञात। तो आपको होगा क्या, ज्ञात से अज्ञात में कि अधिगम या उनको सिखाने से पूर्व आपको बालक को उसके पूर्व के पाठ को या पूर्व के पाठ के ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को आप प्रदान करेंगे। इसके बाद आपका आएगा अमूर्त से मूर्त की ओर। अब देखिए अमूर्त से मूर्त की ओर, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए मूर्त का अर्थ होता है वास्तविक। वास्तविक मतलब बालक जिस वस्तु को छू सके, महसूस कर सके, अपने आँख के द्वारा अच्छे तरीके से वो देख सके, जिसका वो आप आसानी से अपने आइज़ में या आँख में उसका चित्र बना सके। दूसरा इसमें टॉपिक हमारा होगा अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है कल्पना करना या काल्पनिक ज्ञान होता है आपका। इसके बाद आपका होगा सरल से जटिल की ओर। शिक्षार्थी को अधिगम की शुरुआत में सरल बात करनी चाहिए, उसके पश्चात उसको जटिल अवधारणाओं और तथ्य को बताना चाहिए। पहले उसको सरल बातें सिखाइए, उसके बाद जटिल जो कठिन शब्द हैं उसको उसी अवधारणाओं के आधार पर उसे बताइए। आपका इसमें तीसरा आपका चौथा आपका जो होगा पूर्ण से अंश की ओर। अधिगम कराए जाने से पहले, देखिए पूर्ण से अंश का मतलब होगा अधिगम कराए जाने से पहले, उसको सिखाने से पहले पाठ का सारांश प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद विभिन्न अंशों को आपको बताना चाहिए। इसके बाद आपका होगा क्या,
विशिष्ट से सामान्य की ओर। सर्वप्रथम शिक्षार्थी को एक विशेष उदाहरण द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए। उसके उपरांत अन्य उदाहरण देते हुए विषय का सामान्यीकरण करना चाहिए। सामान्यीकरण हमने बताया था अभी आपको कि सामान्यीकरण होता क्या है, जिसमें आगमन और निगमन विधि के द्वारा उन्हें बच्चों को क्लास में सक्रिय बनाया जाता है। अब देखिए इसके बाद आपका होगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। किसी विषय वस्तु पर व्यापक रूप से चर्चा करके उसका सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। ये हमारा क्या होगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब इसके बाद हमारा होगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो अभ्यर्थी देखकर सरलता से ज्ञान को अर्जित कर सके, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है या अर्थ होता है कि जो अभ्यर्थी सुनकर के ज्ञान को अर्जित कर सके। मतलब यदि अभ्यर्थी को आप एक चार्ट पेपर में एक बॉल बना दिए तो अभ्यर्थी उसको देख रहा है कि बॉल बना हुआ है, तो वो उसका अर्थ जो समझेगा कि बॉल हमारा आपका क्या है, गोले के आकार का है या गोला है, तो वह हमारा होगा प्रत्यक्ष होगा। और इसी प्रकार से आप बोलोगे पृथ्वी हमारी भी एक प्रकार की गोल है, तो ये अध्यापक वहाँ पर बालक को बता रहा है कि जिस प्रकार से गेंद गोल है उसी प्रकार से हमारा पृथ्वी भी गोल है। तो वहाँ पे बालक सुन करके पृथ्वी के बारे में समझ गया कि पृथ्वी हमारा बॉल की तरह होता है, तो वह आपका होगा अप्रत्यक्ष हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका होगा अनिश्चित। ये थोड़ा सा अपवाद आपका है ना, अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखो बालक को ज्ञान होता है पर अनिश्चित और अस्पष्टता, मतलब उसको ज्ञान रहता है कि, लेकिन उसको क्या होता है, कोई चीज़ क्लियर नहीं होता है, तो उसके ज्ञान को शुरुआत मान करके उसे निश्चित ज्ञान की ओर अग्रसर करना चाहिए। मतलब बालक को ऐसा ना हो कि कुछ उसको ज्ञात है, कुछ ना कुछ उसे पहले से ही पता रहता है, लेकिन यहाँ पर होता है क्या है कि अध्यापक यदि बालक कुछ शुरुआत में कुछ बताना चाह रहा है तो अध्यापक उसे डांट करके बैठा देता है, उसकी बात को नहीं सुनता है क्योंकि गलत बता रहा है। तो आप एक अध्यापक को क्या करना चाहिए कि अध्यापक के द्वारा बालक को जो ज्ञान है उस ज्ञान में उसको कुछ क्लियर नहीं होता है, कुछ बातें उसको स्पष्ट नहीं होती है, तो उसी ज्ञान को आप क्या मान लोगे, शुरुआत यदि मान लोगे, शुरुआत मान करके अध्ययन एक निश्चित दिशा की ओर लेकर जाओगे, तो ये आपका क्या होगा, आपका ये शिक्षण आपका सफल होगा। और हमें लगता है आप लोग सभी लोग अभ्यर्थियों को ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, और आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी का आपका करेंट अफेयर और जीके का क्लास पर डे आपका चलाया जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों को इन क्लास से संबंधित पीडीएफ चाहिए, हम पीडीएफ पर डे आपका देंगे। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। डीएस एकेडमी पर आप आसानी से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।